हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाते हैं आज डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग दो डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बताते हैं नेल्स बोर के बारे में। नेल्स बोर बोले थे कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, और फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बता, मूव करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी है और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब इसमें क्या पार्टिकल नेचर है। क्या है, पार्टिकल नेचर। ध्यान देना, कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। मतलब इसे मास भी और वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो घूमता तो है, लेकिन पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन वो वेव बनाते जाता है। मतलब उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। मतलब इस तरह से घूमता है। ध्यान देना, ये मान ले ऑर्बिट से तो ऐसे घूमेगा, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। तो डी ब्रोगली ने बोला कि दुनिया के हर एक वह चीज़ जो मोशन में है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर। तो भाई हम फुटबॉल को जब हम किक मारते हैं तो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसका वेव को दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो उसका जिसका मास ज़्यादा रहेगा, ध्यान देना, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम होगा, इसलिए उसका वेव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम है, तो उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसका वेव दिखाई दे रहा है। तो डी ब्रोगली ने बोला कि हर एक वह चीज़ जो मोशन में हो उसके अंदर क्या है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। तो भाई सवाल से पूछा गया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका वेव दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, तो उसका मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो इसने एक डेरिवेशन भी किए थे डी ब्रोगली भाई ने। वो क्या डेरिवेशन था, प्रूव भी करवाएंगे। जैसे मान लेते हैं इस तरह से, उसने प्रूव किया था कि लैम्डा इक्वल टू h/p, और p का मतलब मोमेंटम, और तुम मालूम मोमेंटम इक्वल फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और h तरह क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 क्या जूल सेकेंड। दैट मीन्स लैम्डा इन्वर्सली किसका आगे बताओ, मोमेंटम का। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो कि लैम्डा जो है इन्वर्सली किसका है बताओ, मास का। मतलब मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, इसीलिए कोई बड़ा चीज़ जो मोशन में है उसका मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, इससे उसका वेव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है कि माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, उसका मास क्या है, बहुत ही कम है, तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए उसका वेव दिखाई देता है। तो डी ब्रोगली ने एक क्वेश्चन दिया, एवरी मूविंग बॉडी हैव एसोसिएटेड पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। मतलब एवरी मूविंग बॉडी हैव एसोसिएटेड particle nature and wave nature, wave in nature। मतलब पार्टिकल नेचर भी है, उसमें क्या है, वेव नेचर। इसलिए डी ब्रोगली इक्वेशन को बोलते हैं ड्यूअल नेचर। जनरली ये बात डी ब्रोगली ने माइक्रोस्कोपिक पार्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया था कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ये न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बनाते हुए जाएगा। मतलब उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है, क्योंकि इसका मास बहुत कम, इलेक्ट्रॉन मास कितना था मालूम है,
9.1 इंटू कितना 10⁻31 kg। तो मास बहुत ज़्यादा है, सॉरी मास बहुत ही कम है, तो इसका वेवलेंथ क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसलिए इसका वेव दिखाई दे रहा था। लेकिन बड़ा बॉडी का मास ज़्यादा है, उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा। तो एक्चुअली में डी ब्रोगली साहब ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था कि, लेकिन बोल दिए एवरी मूविंग बॉडी हैव एसोसिएटेड पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। लेकिन इसका मेन कहने का मतलब था इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर है। मतलब मूव करते साथ साथ हुए वेव भी बनाते हुए जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई पार्टिकल पर, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पर पार्टिकल नेचर है, सपोज क्या है अभी, पार्टिकल नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर। जब पार्टिकल नेचर होगा तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, इक्वल टू क्या होता है बताओ, mc²। किसने दिया था, आइंस्टाइन ने, जब पार्टिकल नेचर हो। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, आइंस्टाइन, ये आइंस्टाइन इक्वेशन इक्वल टू mc²। ई क्या एनर्जी, m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या c का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान ले पार्टिकल वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों है ना, तो मान ले इसमें अंदर वेव नेचर सपोज करते हैं, वेव नेचर, वेव इन नेचर। जब वेव नेचर होगा तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोला था कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता, एच न्यू। उसने बोला था प्लांक्स ने कि कोई भी जो बॉडी से एनर्जी निकलता है या एनर्जी गेन करता है डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और स्मॉल पैकेट्स को बोला था क्वांटा, और क्वांटा स्मॉल पे इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से क्वांटा निकलता डिसकंटिन्यूअसली, और ये क्वांटा जो चल रहा है उसके अंदर क्या है, वेव नेचर है। क्या है, वेव नेचर। मतलब इक्वल टू क्या, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ई क्या है एनर्जी। इक्वेशन क्या ले लो, 2 ले लो, और दोनों कंबाइनिंग कर दो, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर, तो क्या हो जाएगा बताओ, डुअल नेचर हो जाएगा। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और कंबाइनिंग कर दो, तो बता क्या निकल जाएगा बोलो। डी ब्रोगली ने आइंस्टाइन इक्वेशन और प्लांक्स, इसको बोलते हैं वेव, इसको बोलते हैं प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स इक्वेशन। डी ब्रोगली साहब ने आइंस्टाइन इक्वेशन को और प्लांक्स इक्वेशन क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो क्या निकल जाए बता, ऑन कंपेयरिंग कर दो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट, कंपेयर कर दो तो क्या होगा, तो mc² इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा। mc² एच न्यू का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, c/λ। यहाँ से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, mc इक्वल टू क्या होगा, h/λ। mc का m का मतलब क्या मालूम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ m जो है, m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो mc को मोमेंटम बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बोलते हैं, यहाँ p लिख सकते हैं इक्वल टू h/λ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा, p/λ इक्वल टू क्या, h, तो लैम्डा इक्वल कितना है बता, h/p। h क्या बता, प्लांक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। p क्या है आपका, p आपका मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी। लैम्डा क्या बताओ, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये क्या है बता, तो कि आया कि लैम्डा जो है इन्वर्सली किसका बताओ,
मोमेंटम कर, मोमेंटम इंटू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्डा इन्वर्सली क्या आ जाएगा, 1 इंटू सॉरी लैम्डा इन्वर्सली 1 बाय क्या, एम बी। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या, वेलोसिटी। तो मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेव दिखाई देता है। लेकिन आपका बड़ा सा ऑब्जेक्ट जब मूविंग में होता है उसका मास ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या है, कम है, इसलिए वो वेव दिखाई देता नहीं है। तो कोई पूछेगा बताओ डी ब्रोगली ने क्या कहा, बताना कि दुनिया का हर एक वह चीज़ जो मोशन में हो उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और क्या वेव नेचर है। तो कोई पूछेगा भाई बड़ा सा ऑब्जेक्ट जब मूव में होता है, मूविंग में, अगर फुटबॉल को हम पैर से मार दिए तो मूविंग हो रहा है, घूम रहा है, तो उसके अंदर वेलोसिटी, उसका वो वेव दिखाई देता नहीं। तो बोल देना सर उसका मास ज़्यादा है इसलिए उसका वेव दिखाई देता नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका मास, उसका वेवलेंथ दिखाई देता है, ठीक है। और कौन कोई क्वेश्चन लिया था आपका, आइंस्टाइन इक्वेशन और प्लांक्स क्वांटम इक्वेशन, दोनों इक्वेट कर दिया, क्या निकाला, लैम्डा इक्वल टू h/p निकाला। चलो अब सुनो, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर इस तरह से कि मान लें न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है और साथ में वेव बनाते हुए जाता है, घूम रहा है और वेव बना भी रहा है, मतलब पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर है। तो इसके अंदर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, एनर्जी, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ, सुनो, इन टर्म्स ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना होता है बताओ, 1/2 mv²। अब यहाँ क्या करो, m से मल्टीप्लाई भी करो, m से डिवाइड भी करो, क्यों करेंगे देख लेना अभी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके अंदर कोई एनर्जी होगा, उस एनर्जी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोशन में जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बता, तो m कितना हो जाएगा, m² v² कितना 2m होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो काइनेटिक एनर्जी इंटू कितना 2m इक्वल कितना m² v², m² और v²। अब तुमको मालूम है मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है, mv होता है। तो यहाँ m² v² क्या लिख सकते हम लोग, p² लिख सकते हैं। तो क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी इंटू कितना 2m इक्वल टू क्या p², इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √ क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी इंटू कितना 2m। डैट मीन्स, अब देखो अभी हमने प्रूव किए लैम्डा इक्वल टू कितना h/p। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, h फिर ये कितना पुट कर सकते हैं बता, तो 2m क्या काइनेटिक एनर्जी। अरे एक चीज़ और याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तुम फार्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ चार्ज होगा और कुछ पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग उसको वर्क डन भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने क्या मान लिया, Q मान लिया, और उसका पोटेंशियल क्या मान लिया हम लोग, V मान लिया। कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है इसके अंदर कुछ चार्ज होगा और कुछ पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो एनर्जी इक्वल क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ एनर्जी जगह है वहाँ पर हम लोग चार्ज इंटू पोटेंशियल पुट कर सकते हैं। डैट मीन्स एक फार्मूला और क्या निकल जाएगा, H इक्वल टू बताओ 2m काइनेटिक एनर्जी क्या पुट कर सकते हम लोग, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब तुमको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है, -1.66 × 10⁻⁻19 कूलम।
तो ये तेरा क्या था, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली ने क्या बताया, दुनिया का हर एक वह चीज़ जो मोशन में होता है उसके अंदर क्या है, आपका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है। लेकिन सवाल है, बड़ा ऑब्जेक्ट जब मूव में होता है उसका वेव दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, तो बोल देना कि मास बढ़ने से वेवलेंथ घटता है, इसलिए उसका वेव दिखाई पड़ता नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेव दिखाई देता है। और फॉर्मूला क्या निकाल के लाए, लैम्डा इक्वल टू h/p। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और p क्या है, मोमेंटम। चलो लिख लो इसको। चलो अब एक बताते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी क्या है बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, हाई स्पीड से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको उसका एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा, कोई भी सिंपल भी ऑब्जेक्ट अगर मूव में हो, अगर हम दौड़ रहे हैं, पूरा तेज दौड़ रहे हैं, तो एक साथ मेरा पोजीशन और मोमेंटम को तो फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी अगर मूव कर रहा है तो एक साथ उसका पोजीशन कि किस पोजीशन पर वो कहाँ है और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये बताया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी में कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मीन्स अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक साथ उसका मोमेंटम और पोजीशन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसका एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इस जगह पर हो सकता है, इस एरिया पर हो सकता है, इस रीजन पर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस से, चलो, और ये ऑर्बिट से, और ये डी ब्रोगली ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर, मतलब इस तरह घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऊपर नीचे अप एंड डाउन, इस तरह से। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस रीजन पर है, या तो इस रीजन पर होगा, या तो इस रीजन पर होगा, या तो इस रीजन पर होगा। एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इस जगह पर हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। आगे पढ़ोगे कि ऑर्बिटल क्या होता है, जिस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या तो इस रीजन पर होगा या तो इस रीजन पर होगा। तो मैक्सिमम क्या है, प्रोबेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। आगे पढ़ोगे, इसके बाद पढ़ाएंगे ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर के बारे में। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं मालूम है, ऑर्बिटल। मतलब एक प्रोबेबिलिटी कि इस जगह पर, इस रीजन पर हो सकता है, या तो इस रीजन पर या तो इस रीजन पर हो सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। किसने कहा था, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब बिल्कुल सही बात है। कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, इलेक्ट्रॉन है जो हाई स्पीड से क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक साथ उसका पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, मूविंग बॉडी है, तो मूविंग बॉडी को हम लोग निकाल नहीं सकते, वो भी इलेक्ट्रॉन जिसका मास ना के बराबर है। ठीक है, तो इसने डिफाइन किए हिजनबर्ग ने कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज, थोड़ा इंक भर लेते, रुको।
It is impossible to determine exact position, देख लें इसको, एग्जैक्ट पोजीशन, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना एग्जैक्ट का, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक कौन, इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन कि मतलब बोला इलेक्ट्रॉन जब वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस चारों तरफ, तो एक साथ उसका पोजीशन मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसने एक फार्मूला दिया कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, मीन्स कि h बाई 4 पाई से ज़्यादा या उसका बराबर तुम एरर मिलेगा उसका, किसमें, एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन, माने h बाई 4 पाई के बराबर या उससे ज़्यादा तुम क्या करोगे, गलती करोगे उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम निकालने में। h बाई 4 पाई से ज़्यादा या उससे h बाई 4 पाई से ज़्यादा या उसके बराबर तुम क्या करोगे, एरर मिलेगा मोमेंटम को फाइंड आउट करने में या उसका एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करने में। मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, सॉरी डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम, उसी बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स क्या होता है, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन, ठीक है। और एच क्या तुमको मालूम है, प्लांक्स कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू कितना तुमको मालूम है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। 4 क्या कोई नंबर है, अच्छा पाई का वैल्यू कितना तुमको मालूम है 3.14, इसका बराबर या इससे ज़्यादा तुम गलती करोगे, ठीक है। और तुमको मालूम है कि पी का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी क्या मोमेंटम है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ m इंटू वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। और इलेक्ट्रॉन मास तो फिक्स है, मास वेलोसिटी कितना होता है तुमको मालूम है कितना, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है। तो उसको तो फिक्स है, उसका फिक्स क्या क्या नहीं, उसका वेलोसिटी और पोजीशन, तो m को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा v एरर इन वेलोसिटी इनटू एरर इन पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई क्या हो जाएगा 4 m। ये डेरिवेशन दिए थे कौन, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पूछेगा बताओ हिजनबर्ग ने क्या कहा, बोलना कि सर कोई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते। कितना गलत करोगे, h बाई 4 पाई से ज़्यादा या उसके बराबर गलती करोगे, उतना गलती है किसमें, एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन मास तो फिक्स होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 m। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखो और तुम लोगों को याद रखो हमारा चैनल क्या नाम क्या, फर्मी क्लासेस। तो वहाँ फर्मी क्लासेस जाके प्ले लिस्ट में तुम जाओगे तो 9, 10, 11, 12 सब का वीडियो मिल जाएगा। अभी तक 12 का हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 11 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, और क्लास 10 में हो गया है
मेटल, ये क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड इट सॉल्ट, और मेटल नॉन मेटल चल रहा है। और क्लास 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर दिए हैं और इज मैटर अराउंड अस भी प्योर कंप्लीट कर दिए। अब उससे पढ़ाएंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना दोस्त लोग सबको बता देना है ना। तब तक के लिए बाय बाय।